जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। पूरी क्लास को आप नोट कीजिएगा, सारे पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 7 से 8 सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बस आप सारे सवालों को अपनी वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें और क्लास को पूरा अटेंड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल कहा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएनओ से संबंधित जितनी जानकारी बनती है मैं सारी बताने वाला हूं। यूएनओ, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। पेरिस में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, ग्लैंड में स्थित है। तो आपको नोट करके रखना है यूएनओ। इसकी दोस्तों ये कहां पर स्थित है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं यूएनओ। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों यूएनओ इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे कहा जाए इसके कितने अंग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएनओ इसके कितने अंग हैं? कुल 6 अंग हैं। और दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं तो आपको याद रखना है इसमें सदस्य देश। इसमें दोस्तों कितने सदस्य हैं तो आपको याद रखना है 193 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य कौन सा है? साउथ सूडान। इसको भी आप नोट कर लें। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? साउथ सूडान। अगर आपसे कह दिया जाए यूएनओ इसके दोस्तों महासचिव कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, महासचिव। यूएनओ इसके दोस्तों महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस। एंटोनिया गुटारेस, इसको आप दोस्तों पूरा लिख लीजिएगा। एंटोनिया गुटारेस किसके महासचिव हैं? यूएनओ के। अगर आपसे प्रश्न में कह दिया जाए ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनिया गुटारेस। इसके अलावा एक सवाल आपको और याद रखना है, यूएनओ की महिला प्रतिनिधि किसको बनाया गया है तो आपको याद रख के रखना रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, इस बात को भी आप नोट करें। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया कि यूएनओ दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर को। आइए दोस्तों एक बार फिर से पूरी चीज का रिवीजन कीजिएगा आप। यूएनओ इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य कौन सा है तो आपको याद रखना है साउथ सूडान। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। और दोस्तों यूएन महासभा में प्रतिनिधि स्पीकर कौन है तो आपको याद रखना है ये रुचिरा कंबोज, स्थायी प्रतिनिधि। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? माधवीपुरी बुच हैं, नितिन गुप्ता है, परमेश्वर अय्यर है, निधि छिब्बर हैं। ये चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है तो आपको नोट कर लेना है नितिन गुप्ता। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों किसकी बात की गई है? सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। अब दोस्तों बात करते हैं माधवीपुरी बुच, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा में यह सवाल आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। सेबी इसका दोस्तों स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए सेबी का अधिनियम कब का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसका अधिनियम है 1992 का अधिनियम है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 में। और दोस्तों इसके पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। इसके अलावा परमेश्वर अय्यर, ये कौन है तो मैंने आपको बताया था नीति आयोग। इसके सीईओ कौन दोस्तों? सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं। अब आप कमेंट करके बताएं नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? पूरी डेट आपको कमेंट में छाप कर बतानी है। निधि छिब्बर, दोस्तों आपको याद होगा ये कौन बनी है? सीबीएसई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो आपको याद रखना है निधि छिब्बर। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जगदीश मुखी हैं, नेफ्यू रियो हैं, कॉनरेड संगमा हैं, बीडी मिश्रा हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। नागालैंड, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों कॉनरेड संगमा ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों नागालैंड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड। अगर आपसे कह दिया जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में। और दोस्तों नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 13वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में। 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। और नागालैंड में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाया था? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये सब चीजें याद रखनी। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट का पक्का आता है आपकी परीक्षा में। अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 129 है, अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 215 है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 129 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसका उल्लेख दोस्तों ये किसके अंतर्गत है? तो आपको याद रखना ये 124 के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होगा, इसके अंदर कितने जज होंगे वगैरह वगैरह जो भी जानकारी होती है तो दोस्तों 124 के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया है अनुच्छेद 129 में। अगर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32। दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आप सबको रटा हुआ सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 214। ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? हाई कोर्ट। अगर आपसे कह दिया जाए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 215। इस बात को भी आप याद रखें। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। और महत्वपूर्ण क्या है कि कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? 226 अनुच्छेद के तहत करेगा। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों चीजें मैंने आपको विस्तार से समझा दी हैं, इसको आप नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब आप कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा को कब जोड़ा गया, यानी कि संविधान में कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा या 97वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, नोट कीजिएगा। नेपाली मणिपुरी कोंकणी इन भाषाओं को दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपको याद करना है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई बहनों आपकी जानकारी के लिए बता दें हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। आर्टिकल कौन सा है? 343। आपको पता होगा राजभाषा हिंदी होगी, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 343 में है। ये तो दोस्तों एक कॉमन सी जानकारी हो गई। इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए 15वीं भाषा सिंधी, इसको कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिंधी हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन और 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, नेपाली मणिपुरी कोंकणी यानी कि नमक। इसका दोस्तों ट्रिक है। फिर दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा जाता है? 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, लास्ट क्या है? संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इस प्रकार हमारे कुल संविधान में कितनी भाषाएं हो गई? 22।
इसको भी आप याद करके रखें। अब आप कमेंट में छाप कर बताएं वर्तमान समय में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जितने सवाल मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं उसके सारे जवाब आप लाइन से छाप कर बताएं। और दोस्तों क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें, यकीन माने आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले सवाल हैं सारे के सारे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला सवाल। 1 मई 2016 को, 10 अगस्त 2021 को, 15 सितंबर 2014 को, 22 जनवरी 2015 को। ये चारों दिनांक महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में बताने वाले हैं। मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद कर लेना है 25 सितंबर 2014। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। 1 मई 2016 इसको क्या हुआ था? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना दोस्तों, ये उज्ज्वला योजना पहली वाली, यानी कि दोस्तों मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर जो वितरित किए गए थे, उज्ज्वला योजना फर्स्ट का कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016। कहां से शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बलिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों 10 अगस्त 2021 इसमें क्या होता है? उज्ज्वला योजना 2.0, यानी कि दोस्तों उज्ज्वला योजना दूसरा इसका संस्करण कब शुरू हुआ था? 10 अगस्त 2021 को। और दोस्तों कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों एक चीज और महत्वपूर्ण है, क्या? स्कूल चलो अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्कूल चलो अभियान ये दोस्तों 2022 में कहां से शुरू हुआ है? श्रावस्ती। इन 3 सवालों को आप रट डालें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। 22 जनवरी 2015 तो आप सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कहां से संबंधित है? पानीपत हरियाणा से संबंधित है। कब की है? 22 जनवरी 2015। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, इसको आप नोट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 23 जून, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है 23 जून। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों वर्तमान में इसके हेड कौन है? थॉमस वॉक इसके दोस्तों हेड हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर छाप कर बताएं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका मुख्यालय स्थित है ल्यूशाने। इसका मुख्यालय ल्यूशाने में स्थित है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पंडित मुन्ना शुक्ला का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों ये प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पंडित मुन्ना शुक्ला इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक। तो आपको नोट कर लेना है पंडित मुन्ना शुक्ला इनका संबंध है कथक से। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कथक से 1 से 2 नाम आप और याद रख लें, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। इसके अलावा एक नाम है सितारा देवी, सितारा देवी। इनका भी आप नाम याद रखें। ये दोनों लोग किससे संबंधित हैं? कथक से। दोस्तों भरतनाट्यम और कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और दोस्तों इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुणडेल करके इनका पूरा नाम है, इस बात को भी आप नोट करें। ये सारे प्रश्न आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार रिपीट हुए सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? दोस्तों यहाँ पर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, भूगोल, इतिहास सब कुछ इकट्ठा डोज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप बस इस क्लास को फॉलो करते रहिएगा, आपको कुछ भी और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में मल्टी टाइम पर रिपीट हुए हैं। आप बस इनको पढ़ते रहिएगा, 100% आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगी ये क्लास। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, आत्माराम पांडुरंग ने। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहीं पर सवाल नहीं खत्म होता है, आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज। आर्य समाज। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों आत्माराम पांडुरंग इन्होंने क्या किया था? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। हिस्ट्री का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है सारे के सारे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद। आत्माराम पांडुरंग इनने दोस्तों किसकी स्थापना की है? प्रार्थना समाज। दोस्तों इनकी दिनांकें भी आप नोट कर लें, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में की थी। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है? 1897 में। और दोस्तों ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867। ये सारी डेटें आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। इनमें से दोस्तों मैंने आपको सवाल एक लिया, लेकिन 8 से 10 सवाल बताए हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि गीता रहस्य निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? डॉक्टर प्रसाद, सॉरी यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको नोट करके रखना है गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है, इसको भी आप नोट करें। सुभाष चंद्र बोस इनकी दोस्तों एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, आपको मैंने शायद कल ही नोट कराई थी, लेकिन आज आप नोट कीजिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी? तो आपको याद रखना है 1939 ईस्वी में की थी। कब? 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब की थी? 1938 में हुआ है हरिपुरा अधिवेशन। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अरविंद घोष इनकी एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष जी की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको कल ही बताया था इंडिया डिवाइडेड, किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्मी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो साइंस में भी पूछ लिया जाता है और आपका पर्यावरण में भी पूछ लिया जाता है। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती, केंचुए की खेती। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। वर्मी कल्चर इसका संबंध किससे है? तो आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। ये दोस्तों केंचुए की खेती से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्मी कल्चर का संबंध किससे? केंचुए की खेती। बात करते हैं मधुमक्खी पालन, इसका संबंध किससे? एपीकल्चर। एपीकल्चर इसका संबंध किससे? मधुमक्खी पालन। रेशम कीट पालन इसको कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। और अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। विटीकल्चर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम आप रट डालिए, हर परीक्षा का मोस्ट रिपीटेड सवाल होता है। कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या साइनोकोवलिन। तो आपको नोट करके रख लेना है विटामिन ई, इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप स्टार लगा लें। और दोस्तों विटामिन ई का संबंध किससे होता है? बांझपन। इसका संबंध दोस्तों किससे? बांझपन से है, इसको भी आप याद रखें। अब बात करते हैं कैल्सीफेरॉल, ये दोस्तों किसका है? विटामिन डी। विटामिन डी ये किसका नाम है? कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। साइनोकोवलिन ये दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और दोस्तों अगर आपसे कह दिया है विटामिन के, ये दोस्तों इसका नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ये किसका नाम? विटामिन के का रासायनिक नाम है। इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है। और विटामिन सी का रासायनिक क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
एब्सिसिक एसिड, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। और दोस्तों विटामिन शब्द किसका है? फंक। ये दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का यूज़ किया है, इसको भी आप थोड़ा याद रख लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वायु की गति का मापन किस मीटर के द्वारा होता है? लगाइएगा स्टार। यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। वायु की गति का मापन किससे करते हैं? बायरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर। वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, करते हैं पूरे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। पायरोमीटर, इसके द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं? उच्च ताप। उच्च ताप, किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग होगा? पायरोमीटर। बात करते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर। ये दोस्तों किसका होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों। हाइग्रोमीटर ये होता है दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए। और फेदोमीटर गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए। दोस्तों हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता। और दोस्तों फेदोमीटर से गहराई। एक होता है दोस्तों बैरोमीटर, बैरोमीटर। इससे क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पौधों में कौन से संवहन ऊतक पाए जाते हैं? साइंस का एकदम लल्लन टॉप सवाल है और परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है बार बार। जाइलम, फ्लोएम, पर्णहरिम, ए और बी दोनों। तो आप सबको पता है पौधों में कौन से संवहन ऊतक पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसको आप याद रखें दोस्तों। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का संवहन करना, पौधों में जल का संवहन करना। और दोस्तों फ्लोएम का क्या कार्य होता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करना। इस बात को आप याद रख लें, भोज्य पदार्थों का संवहन करना, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जल आ रहा है, यहाँ पर जाइलम, जल जाइलम, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और नदियों का एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स होता है, इसको आप नोट करके रखें। कृष्णा नदी की है, कावेरी नदी की है, गोदावरी नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो आपको नोट करना है। अगर आपसे केमांग पूछे, लोहित पूछे और सुबनसिरी कोई भी नदी पूछे तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई तो यहाँ पर माजुली द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद कर लेना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना घाट प्रवाह, घाट प्रवाह। और दोस्तों माल प्रवाह। एक है तुंगभद्रा, और एक दोस्तों मूसी नदी। ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब की सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, जिंक का, सीसा का, लोहे का। साइंस का लल्लन टॉप सवाल है तो आपको नोट कर लेना है। कैलामाइन ये किसका अयस्क है? जिंक का है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा को लेकर। सीसा, इससे संबंधित क्या? गैलेना, इसका संबंध किससे? सीसा से है। लोहा, लोहे का संबंध है हेमेटाइट, और दोस्तों एल्यूमिनियम किसका है? इसका बॉक्साइड। ये सबके सब आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइड का। सीसा गैलेना का अयस्क है। लोहा हेमेटाइट। इन सब सवालों को आप नोट कर लें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, जो टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्रीन मफलर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो आपको याद रखना है जो ग्रीन मफलर है इसका उपयोग करते हैं ध्वनि प्रदूषण में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला सवाल कहता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों कुछ वंश मैंने आपको कल नोट कराए थे, कुछ वंश मैं आपको आज नोट करा रहा हूँ। इसका दोस्तों आप एक वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें और एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आप याद करेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। दोस्तों सैयद वंश, इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, खिर्ज खां, बहलोल लोदी। तो आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क का सवाल दिया था कि खिर्ज खां किस वंश के संस्थापक हैं। ये दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ये दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये दोस्तों अंतिम शासक है, अंतिम शासक। ये दोस्तों हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड सवाल है, आपको याद रख लेना है। बहलोल लोदी, ये दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक है, तो आप सबको पता ही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हिस्ट्री का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। ये चारों डेटें महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। इसका गठन हुआ था 1927 में, लेकिन भारत कब आया? 1928 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब 1929, इसमें क्या होता है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज। अगर आपसे कह दिया जाए पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? लाहौर अधिवेशन की। 1930 दोस्तों इसको क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता दें आप। चलिए दोस्तों 1930 में क्या हुआ था? दांडी यात्रा निकली थी। अब आपको पूरी डेट बतानी है कि कब से कब तक चली थी दांडी यात्रा, इसकी डेट आपको बतानी है कमेंट कर कर। और दोस्तों 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन है। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए? कराची अधिवेशन के दौरान दिखाए गए। इसको आप नोट करें। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि 1930 में दांडी मार्च निकला था। दोस्तों कब से कब तक चला था? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रयान मिशन राशिद रोवर किसके द्वारा भेजा गया? इस सवाल के ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें। इस स्लाइड से सवाल 100% बनेगा आपकी परीक्षा में। चंद्रयान मिशन राशिद रोवर किसके द्वारा भेजा गया? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या उत्तर कोरिया? तो आपको नोट करके रखना है। चंद्रयान मिशन कौन सा नाम है? राशिद रोवर। किसके द्वारा भेजा गया है? संयुक्त अरब अमीरात। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, यानी कि UAE इसके द्वारा भेजा गया है। कौन सा? चंद्रयान मिशन कौन सा? राशिद रोवर है। आपको यह भी याद रखना है, आपसे यह भी पूछा जाता है राशिद रोवर मिशन ये किसका संबंध किससे है? चंद्र मिशन है। ये कौन सा? चंद्र मिशन। दोस्तों इसके द्वारा ये एक होप मिशन भेजा गया था। होप मिशन। ये चंद्रयान राशिद रोवर मिशन, होप मिशन किसके द्वारा भेजे गए? तो आपको याद रखना है ये संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन ये राशिद रोवर मिशन किसका मिशन है? चंद्र मिशन। लेकिन जो होप मिशन ये दोस्तों मंगल है। ये दोस्तों मंगल मिशन है। इसको आप नोट कर लें, 100 टाइम्स महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा में। अगर दोस्तों एक उत्तर कोरिया, एक ईरान का क्या है दोस्तों? नूर। ईरान ने क्या भेजा? नूर। उत्तर कोरिया ने क्या भेजा? नूरी। इसको भी आप याद रखें। नूर मिशन किसके द्वारा भेजा गया है? तो आपको याद रखना है ये ईरान के द्वारा। और नूरी उत्तर कोरिया। दोस्तों अमेरिका की एजेंसी कौन सी है? नासा। और दोस्तों आर्टेमिस फर्स्ट। कौन सा दोस्तों? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन। ये किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा भेजा गया है। इसको भी आप रट डालें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। उम्मीद करता हूं आज के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है, सवाल पसंद आए हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा बनाकर रखें।